चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 5 कर रहे थे। 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ और 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने बाकी रह गए थे, पर टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लिया था मैंने, तो इसे 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया है। एक आपका 1 से 10 क्वेश्चन होंगे, एक आपका 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो लिखा विद रेफरेंस टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट की बात कर रहा है, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात कर रहा है। तो लिखा हुआ पहला, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस विच विल हैव द फुल अथॉरिटी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है कि 2 डोमिनियंस आपके बने थे। कई बार पूछा जाता है, वैसे तो मांग डोमिनियन स्टेट्स की जो थी वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से चल रही थी भारत के पास, कि भारत को भी स्टेटस दिया जाए डोमिनियन स्टेट्स का, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला था। पर उस समय केवल वादा किया था और अंग्रेज बाद में मुकर गए थे। बाद में हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब हमारी जो मांग थी वो डोमिनियन स्टेट से ट्रांसफ़र होकर किस में चली गई थी, सेल्फ गवर्नेंस में चली गई थी, स्वशासन में चली गई थी, सेल्फ रूल में चली गई थी। तो उस समय हमें प्रपोजल दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि आप डोमिनियन स्टेट्स ले लीजिए, पर भारत डोमिनियन स्टेट नहीं रहा था। तो पूछा जाता है कि क्या भारत कभी भी डोमिनियन स्टेट्स रहा है इंग्लैंड का? तो हाँ, रहा है। और ये टाइम था जब आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड होती है और इंडिया इंडिपेंडेंट होता है आपका 1947 15 ऑफ अगस्त को। और भारत जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता था 26 ऑफ नवंबर 1949 तक, तब तक क्या रहता है, आपका डोमिनियन रहता है। तो ये आप याद कर लेना। तो 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें ट्रांसफ़र ऑफ द पावर की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड की जाती है, 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांटा जाता है, भारत और पाकिस्तान, और फुल अथॉरिटी दी जाती है कि पूरा अधिकार होगा भारतीयों के पास कि वो अपना क्या कर सकते हैं, संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है आपका। सेकंड लिखा तो मैकमोहन कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड द पाकिस्तान। तो मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन अगर देखा जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की तरफ लगती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में जो है वो है आपकी कौन सी, रेड क्लिफ लाइन। और इसके लिए जो कमीशन आया था वो रेड क्लिफ कमीशन आया था। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है आपका। तो जो सही है वो केवल कौन है, फर्स्ट। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डेड फॉर्मल अप्रूवल फॉर द माउंटबेटन प्लान, जैसे आपका 3 जून प्लान भी बोलते हैं और डिकेबर्ट प्लान भी बोलते हैं। By enacting the Indian Independence Act on the 18th of July 1947, the silent feature of the act were कौन कौन से थे? The partition of the country into India and the Pakistan would come into effect from the 15th of August 1947. The British government would transfer all the powers these two dominions. तो 1947 से दो क्या बन जाएंगे, स्वतंत्र देश बन जाएंगे आपके, और जो पावर होगी वो ट्रांसफर किनको कर दी जाएगी, आपके भारतीयों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बाउंड्री कमीशन वुड डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द पंजाब एंड बंगाल, क्योंकि जो मांग थी मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान के बनने की, उसमें क्या था कि पंजाब वाला रीजन और जो बंगाल वाला रीजन था वो हमें किसको देना था, पाकिस्तान को देना था। तो उसके लिए बाउंड्री कमीशन फॉर्म्ड हुआ था। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस विच विल हैव द फुल अथॉरिटी ऑफ द फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो आपका सही हो जाता है। अगर बात करें तो आपका मैकमोहन कमीशन नहीं था, वो था आपका रेड क्लिफ कमीशन, जो ड्रू कर रहा था आपका किसको, जिसने ड्रॉन किया था आपका बाउंड्री लाइंस को सेपरेटिंग इंडिया द पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन की अगर बात करें तो ये तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन वहाँ पर आता है। पर ये दिमाग में मत रखना कि जो चाइना के साथ बाउंड्री लगाता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो आपकी बाउंड्री लाइन है वो मैकमोहन लाइन नहीं, सरासर गलत है। केवल तिब्बत वाला रीजन हो गया आपका नीचे वाला, और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो हो गया अरुणाचल प्रदेश का, उस रीजन को मैकमोहन लाइन के थ्रू बांटा जाता है। अगर अक्साई चिन वाला रीजन बोला जाएगा ना, अगर कभी पूछा जाता है, अक्साई चिन 2 लाइंस में बटा हुआ है, एक है आपका मैकडोनल्ड लाइन और एक है आपका दूसरी लाइन का नाम क्या था, जॉनसन लाइन। ये 2 नाम याद रखना आप लोग, ठीक है ना। किसी दिन इस टॉपिक को भी मैं क्या कर दूंगा, आपको क्लियर करा दूंगा। कभी भी अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बात आती है तो अक्साई चिन से रिलेटेड कभी आएगा तो मैकडोनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि ऑन द 15th of August 1947 इंडिया एंड ऑन द 14th of August पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस एज 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, वेयर इज मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। याद रखना कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर यही चीज़ पाकिस्तान के लिए लागू नहीं हुई। वहाँ पर जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वो बने थे, आई थिंक लियाकत अली बने थे, ठीक है ना। भारत में कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि मोहम्मद अली जिन्ना बने थे वहाँ के प्रधानमंत्री, नहीं, उन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभाला था जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में जाना जाने लगा था।
और वहाँ पे लियाकत अली बने थे आपके प्रधानमंत्री। द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट occurred on the 30th of January 1948 when the Mahatma Gandhi, the father of the nation, of his way to a prayer meet was assassinated by the Nathuram Godse। याद रखना, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी को बोला जाता है, पाकिस्तान में फादर ऑफ नेशन मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन। माउंट ब्रिटेन प्लान की बात माउंट ब्रिटेन प्लान की अगर बात करें तो ऑन 20 फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली, क्लीमेंट एटली, अनाउंस्ड इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स। वहाँ पर भी अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है वो कहाँ से किया है, आपका यूके से किया है। तो वहाँ पर भी दो हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तहत भारत में जिसका निर्माण किया था वो था राज्यसभा, जिसे आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स की तर्ज पर आपका लोकसभा फॉर्म हुआ था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की, डेफिनेट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियंस हैंड बाय द डेट नॉट later than the June 1948, thus to effect the transfer of the that power Attlee decided to send Lord Mountbatten as the viceroy to India। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, बात 1948 की हो रही थी, वो 1947 में भारत को आज़ादी दे दी गई थी। अच्छा 15 अगस्त को क्यों दी गई? अच्छा ये जो माना जाता है ना, कि माना जाता है जो आपके कौन से थे अलाइड फोर्सेस थी, जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें यूके भी क्या था, उसका पार्ट था, तो उन्होंने क्या कर दिया था, आपका जो एक्सिस फोर्सेस थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उनको हरा दिया था। और ये यूके की विजय मानी जाती है जापान पे, क्योंकि जापान ने जो सरेंडर किया था वो 15 अगस्त को किया था 1945 को। तो उस जीत की याद में इन्होंने क्या किया था कि 15 अगस्त को 1947 को भारत को आज़ादी दे दी थी। तो ये याद रखना। वैसे भारत जो अपना इंडिपेंडेंस मानता था वो 26 जनवरी को मानता था, तो क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त को मिल चुकी थी, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था वो सेट हो चुका था, इसलिए मैंने 26 जनवरी को क्या कर दिया था, आपका रिपब्लिक डे घोषित कर दिया था। और याद रखना कि जो आपका कौन आता है, चीफ गेस्ट आता है, वो किस दिन आता है, आपका 26 जनवरी को आता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा आगे लिखो, लॉर्ड माउंटबेटन आर्म्ड विद द वास्ट पावर्स बिकेम द इंडियाज वाइसरॉय ऑन 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 को हमारे क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान अपीयर्ड इनएविटेबल टू हिम। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि क्या करना था, पार्टीशन करना था इंडिया का और पाकिस्तान के नाम पर एक क्या नया देश बनाना था। आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द प्लान ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इन द 3 जून 1947। जैसे 3 जून प्लान भी इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना, इसे माउंटबेटन प्लान को। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अल्टीमेटली अप्रूव द माउंटबेटन प्लान। तो ये पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा आगे लिखा, इंडियन नेशनलिज्म वाज एन इलाइट फिनोमिना, अ क्रिएशन ऑफ द लॉयर्स एंड द डॉक्टर एंड द लैंडलॉर्ड्स हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। महात्मा गांधी ने बोला था ये, और ये बोला था शुरुआत में, और ये बोला था जब वो आई थिंक 1960 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में गए थे, जब बना था वो तब गए थे, तब उन्होंने ये चीज़ें रखी थी कि एक्चुअल में जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, एक कुलीन घटना हो गई। कुलीन मतलब बड़े लोगों की घटना हो गई है, वकीलों, डॉक्टर और जमींदारों की एक रचना थी, तो इसको हटाना था। और उन्होंने बोला था कि जो एक्चुअल में जो सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, भारत जो है वो गरीबों से, ठीक है ना, साधारण मनुष्यों से। तो महात्मा गांधी ने ये बोला था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको कम सुनने को मिलेगी। भारतीय राष्ट्रवाद एक कुलीन घटना थी, वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों की एक रचना थी। तो ये किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। फिर से बता देता हूँ, इंडियन नेशनलिज्म वाज एन इलाइट फिनोमिना, अ क्रिएशन ऑफ द लॉयर्स एंड द डॉक्टर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ, गांधी जी स्पीच एट द बनारस इन द February 1916 was merely at a statement of the fact, namely that Indian nationalism was an allied phenomenon and the creation of the lawyers and the doctors and the landlords. But it was also a statement of the intent, the first public announcement of the Gandhiji own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole. बात समझ, रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होगा, इंडियन पीपल्स के द्वारा होगा, वो पहले क्लियर कर चुके थे। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय नए नए आए थे, आपका कहाँ, साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी में आए थे, ठीक है ना। और इसी की वजह से 9 जनवरी याद रखना है, 9 जनवरी को 9 जनवरी को आपको कौन सा दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, NRA डे। कब से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2003 से, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी के आए थे, आपके भारत वापस आए थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर द 2 decades ऑफ द रेजिडेंस अब्रॉड। आई थिंक वो 1892 या 93 के आसपास गए थे, जब पढ़ाई कंप्लीट करके यूके में, इंग्लैंड में पढ़ाई कंप्लीट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, यूके में जो लॉ की, जब आप यूके में कोई व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करता है ना, तो जैसे यहाँ पर लॉयर होता है, ठीक है ना, एडवोकेट होता है, तो वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करने वाले को बैरिस्टर बोलते हैं। आज भी क्या बोलते हैं, बैरिस्टर। अगर यूके में आपने लॉ की पढ़ाई की है तो बैरिस्टर बोला जाता है, ये याद रख लेना, एक आपका लीगल टर्म है।
अच्छा, these years had been spent for the most part in the South Africa where he went as a lawyer and in the time became a leader of the Indian community in that territory। ठीक है ना, तो इंडियन कम्युनिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने काम किया और वहीं से काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस था वो गेन करके वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवनसन हैज़ रिमार्क्ड, साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी। ये उन्होंने लिखा हुआ है, किसने, चंद्रन देवनसन ने। अच्छा, लिखा हुआ इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फॉरगेड द डिस्टिंक्टिव टेक्निक ऑफ द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज द सत्याग्रह, फर्स्ट प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन द रिलीजन्स एंड फर्स्ट अल्टर्ड upper caste Indians to their discriminatory treatment of the low caste and the women on गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस, जो उनके कौन से पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले को ना ही केवल वो के राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, बल्कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो लिखा हुआ है स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल्स। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन द फरवरी 2019। तो जो ओपनिंग आपकी ओपनिंग सेरेमनी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कई नाम जुड़ते हैं, आपका एनी बेसेंट का नाम जुड़ता है, मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ता है। तो 1916 में वो अपनी क्या दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो वहीं पर इन्होंने क्या किया था, ये जो आपका क्या था, एक कोट था, वो बोला था इंडियन नेशनल वाज एन इलाइट फिनोमेना क्रिएशन ऑफ द लॉयर्स ऑफ डॉक्टर्स इन द लैंडलॉर्ड्स, उन पर पॉइंट मार दिया था। अच्छा, व्हेन हिज टर्न केम टू द स्पीक गांधी जी चार्ज द इंडियन इलाइट विद द लेक ऑफ द कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर की बात करते हैं। वहाँ पे कंसर्न जताते हैं कि जो भारत में गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी बोल के स्थिति काफ़ी ख़राब है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कौन करते हैं, इलाइट ग्रुप करता है बोल के। और यही चीज़ देखने को मिलती थी मॉडरेट्स के टाइम पे, ठीक है ना, जो आपके कौन से नरम दल के नेता थे। द ओपनिंग ऑफ द BHU ही सेड वाज सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो, बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिचली bedecked नोबल मैन प्रेजेंट एंड द मिलियंस ऑफ द पुअर। इसके बारे में वो बताते थे कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है, भारत में कई सारे तो आपके कुछ तो आपके गिने चुने क्या आपके अमीर आदमी हैं, जबकि लाखों करोड़ों के संख्या में आपके क्या भारत में गरीब लोग हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से एक एलाइट ग्रुप नहीं कर सकता। उन्होंने ये बताया कि रिप्रेजेंटेशन होगा तो किन के द्वारा होगा, गरीबों के द्वारा होगा। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज इनविटीज दैट देयर इज नो सॉल्वेशन फॉर द इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ द ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन द ट्रस्ट फॉर योर कंट्रीमैन इन इंडिया। उन्होंने बोला साल्वेशन, आपको मुक्ति कब मिल सकती है, तभी मिल सकती है जब अमीर लोग क्या करें, अपने क्या करें, धन का त्याग करें और ट्रस्ट को पैदा करें कंट्रीमैन्स के बीच में, मतलब भारत के गरीब लोगों के बीच में। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, ही वेंट ऑन, if we take away or allow other to take away from the peasants almost the whole of the result of their labor, our salvation can only come through the farmers. Neither the lawyers nor the doctors nor the rich landlords are going to secure it. याद रखना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। The opening of the BHU was an occasion for the celebration marking as it did the opening of the nationalist university sustained by the Indian money। याद रखना, ये किसके द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था, इंडियन मनी के। अरे इस पर मैंने लेक्चर भी लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो उस पर मैंने एक लेक्चर भी लिया है। तो अगर आपको देखना है तो सेपरेट लेक्चर है, उस पर मैंने मदन मोहन मालवीय के बारे में बताया, आपका जो बाकी के ऑप्शन थे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया। आई थिंक तीसरा जो ऑप्शन था वो आपके कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता, और चौथे थे महात्मा गांधी, उनके बारे में मैंने बताया। तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वो वीडियो। अच्छा, बट रैदर देन अडॉप्ट अ टोन ऑफ द सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, गांधी जी चोज इंस्टेंट टू रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स। पीजेंट्स बोला जाता है आपको, किनको, किसानों को बोला जाता है, ये याद रखना। एंड द वर्कर्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन येट वर अनप्रेजेंटेड इन द ऑडियंस। अच्छा, आगे चलते, ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में आप पढ़ लेना, ठीक है ना। हु डिस्क्राइब जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप जानते हैं, जो आपके सुर कोकिला सरोजनी नायडू को बोला जाता है, ठीक है ना। आपका क्या, या क्या बोला था, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, सरोजनी नायडू को बोला जाता है। तो एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो सरोजनी नायडू ने बोला था जिन्ना के बारे में, जब आपका क्या हुआ था, हिंदू, जब आपको मुस्लिम लीग को साथ में लेके आते हैं, किस टाइम पे, लखनऊ समझौता जब होता है 1916 के टाइम पे। तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ। In December 1916 the All India Muslim League and the Congress met in the Lucknow, जिसे लखनऊ डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इट वॉज, इसमें हिंदू महासभा भी रहती है, ठीक है ना। इट वॉज ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट ऑफ द जिन्ना दैट द कांग्रेस एग्री टू सेपरेट द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। टू अपलाउड दीज एफर्ट ऑफ द जिन्ना ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय द सरोजनी नायडू। तो ये बड़ा रोल जाना जाता है किसका, मोहम्मद अली जिन्ना। पहले मैंने बताया था ना कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, पर बाद में जाके उन्होंने अपना जो स्टांस था वो बिल्कुल बदल दिया था।
अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो एडवोकेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द अर्ली ईयर्स, लिखा हुआ ना, ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर गोपाल कृष्ण गोखले स्टेटेड दैट द जिन्ना हैज अ ट्रू स्टफ इन हिम एंड दैट फ्रीडम फ्रॉम द ऑल सेक्रेटेरियन प्रीजुडिस विल मेक हिम द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, आपके किसके, मोहम्मद अली जिन्ना के भी, महात्मा गांधी के अलावा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है द अर्ली नेशनलिस्ट प्रोवाइडेड द फर्म फाउंडेशन ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रीडम मूवमेंट थ्रू। तो ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनिज्म का देखने को मिलता है, ठीक है ना, चौथा है आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरुआती राष्ट्रवादियों ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार मौजूद थी, तो उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसमें तो आपको कर दिया था, जैसे यहाँ पर आपको दादा भाई नौरोजी को देखने मिलता है, वो आपके क्या करते हैं, आपके क्या निकालते हैं, नेशनल कैपिटल इनकम निकालते हैं, और ये भी प्रूव करने में क्या रहते हैं, कामयाब रहते हैं कि यहाँ से ब्रिटेन क्या करता है, यहाँ से कच्चा माल उठाया और क्या कर देता है बोल के अपनी जगह ले गया, उसका क्या कर दिया उसने, कोई यानी कि मटेरियल बना के फिर यहीं बेच देते हैं अच्छे दामों पर। तो उस समय काफ़ी चीज़ें थी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो आपके कई सारे लोग थे, कई सारे विद्वान थे, वो इस चीज़ को पकड़ने में सक्सेसफुल रहे कि एक्चुअल में ब्रिटेन जो है वो पूरी तरीके से शोषण कर रहा है किसका, भारत का। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लिखा होता है अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस द मॉडरेट्स। अगर बात मॉडरेट्स जो थे ना वो पढ़े लिखे होते थे, और एक्चुअल में बोलूँ तो इनका कुछ उद्देश्य नहीं था कि भारत क्या करे, भारत आज़ाद हो बोल के। ये चाहते थे कि आपका क्या है, अंग्रेज क्या करे, राज तो करे, पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स को क्या करें, बेहतर बनाए, उनके लिए काम करें और हमारी बातों को माने। तो ये मॉडरेट्स का काम था। और मॉडरेट एरा जो मानी जाती है वो 1885 से लेकर, मॉडरेट एरा अगर कभी पूछी जाती है तो वो 1885 से लेकर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई थी, तो 1907 तक ही कर पाई थी, जब सूरज स्प्लिट होता है उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं आपके, और एक्सट्रीमिस्ट आते हैं तो 1907 से लेकर 1915 तक आपका चलता है। उसके बाद महात्मा गांधी की एंट्री होती है, जिससे महात्मा गांधी एरा बोला जाता है, तो 1915 या 1916 से मान के चलो 1947 तक उनका चलता है। तो लिखा हुआ है कि द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द मॉडरेट्स दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी.वी. जोशी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, P.C. Roy were the first to develop the economic critics of the colonialism. This was the most important contribution to the development of the national movement in India. Justice M.G. Rana was the contemporary at tout an entire generation of the Indians the importance of the industrial development के बारे में बात करते हैं। M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, तो इसके बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा कि आपका लेट जो आपकी क्या थी 19th सेंचुरी थी, मिड 19th सेंचुरी थी, उस समय से यानी कि इंग्लैंड जो थे, ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो आज डेवलप्ड कंट्रीज बोली जाती है, यहाँ पे क्या होने स्टार्ट हो गया था, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग गया था। इसी की तर्ज पे वो चाहते थे कि भारत में भी क्या करें, इंडस्ट्री क्या करें, आपकी डेवलप्ड हो। आर.सी. दत्त की बात करें तो आर.सी. दत्त एग्जामाइंड द माइंडली द इंटायर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल फ्रॉम द 1757 वो एरा माना जाता है जब यानी कि अंग्रेज भारत में पोजीशन में आते हैं। ये वो साल था जब आपका प्लासी वॉर होती है, और यही वो साल माना जाता है जब अंग्रेज़ों को ये पता लग जाता है कि वो भारत में राज कर सकते हैं। 1764 बक्सर वॉर के तहत तो वो क्या कर देते हैं, पूरा बंगाल को कब्जा देते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु स्टडीज द दादा भाई नौरोजी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ही स्पेंड हिज इंटायर लाइफ एंड द वेल्थ इन द फॉर्मिंग द नेशनल मूवमेंट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स। अच्छा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ये थे लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी इंपॉर्टेंट पार्टी थी आपकी ब्रिटेन की, कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा लेबर पार्टी थी, पर अब लेबर पार्टी इतनी ज़्यादा पावर में नहीं है। अब जो वहाँ पे देखने को मिलती है कंजर्वेटिव देखने को मिलती है, एक आपका, मैंने लेबर नहीं लिखना था, लिबरल थी पहले, लिबरल थी, और अब जो देखने को मिलती है कंजर्वेटिव, और दूसरी देखने को मिलती है कौन सी, लेबर पार्टी, ये आपकी, ठीक है ना। तो ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे फिन्सबरी से, कहाँ से, फिन्सबरी से, ये याद कर लेना। अच्छा ठीक है, ही पॉपुलराइज द ड्रेन थ्योरी, याद रखना। और ये ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं वो अपनी बुक में पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार पूछी जाती है पेपर में। ये ऑल्सो फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन, याद रखना, बॉम्बे एसोसिएशन फॉर्म किया था 1852 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी फॉर्म किया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़ पेपर इट्स क्रॉसपॉन्डिंग एडिटर। अगर आप EPFO की सारी सीरीज देख रहे हैं मेरे द्वारा बनाई जा रही, तो गारंटी से इसका आंसर आप दे दोगे। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो कॉमरेड लिखा हुआ है, कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है रिलेटेड। वंदे मातरम अरविंदो घोष। संध्या जो था वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने लिखा था। न्यू इंडिया जो था उसके एडिटर कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया वैसे स्टार्ट एनी बेसेंट ने किया था। अगर मैं बात करूँ कॉमरेड की, तो कॉमरेड जो था ये वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था दैट वाज पब्लिश्ड एंड एडिटेड बाय द मौलाना मोहम्मद अली। ये याद रखना, किनके द्वारा था? मोहम्मद अली।
तो 1911 टू 1940 तक इन्होंने क्या किया, इसे एडिटेड किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो दो इनके न्यूज़पेपर थे, एक तो मराठी और एक केसरी था। मराठी जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो आपका मराठी लैंग्वेज में था, उल्टा था, इसलिए याद कर लेना, पूछा जा सकता है। 1881 की बात है। वंदे मातरम भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था जो कलकत्ता से पब्लिश्ड होता था। और 1905 में बिपिन चंद्र पॉल जो आपके थे उन्होंने फाउंड किया था और एडिट जो किया था श्री अरविंदो घोष ने किया था। तो एक्चुअल में वंदे मातरम से रिलेटेड बिपिन चंद्र पॉल भी है। संध्या न्यूज़पेपर की बात करें तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने 1906 में स्टार्ट किया था। ये वो टाइम था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था और स्वदेशी मूवमेंट आपके किस में था, उफान पे था। अच्छा, इट वॉज एडिटेड बाय द ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। अच्छा, आगे चलते हैं न्यू इंडिया। ये डेली न्यूज़पेपर था और ये फाउंड हुआ था 1914 में एनी बेसेंट के थ्रू। तो ये इसमें हाईलाइट होता था आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना, उसके बारे में बताया जाता था और इसे एडिटेड जो करते थे उनका नाम था बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट चलते हैं, बिपिन चंद्र पॉल जो थे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड थे, जैसे क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तीसरे आपके कौन थे, बिपिन चंद्र पाल। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो कॉमरेड जो था वो मोहम्मद अली का लिखा हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ये आपका करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, 2020 की न्यूज़ है और हाल में ही अभी 4-5 दिन पहले इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। तो लिखा हुआ है, चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी फायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर टू द फर्स्ट टाइम इन द दिसंबर 2020 एज अ सक्सेसफुल एक्टिवेट इट्स आर्टिफिशियल सन। किसे बोला है, तो उसका नाम है HL2M टोकामक। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, देखो लिखा हुआ है। तो इन्होंने अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाया, ठीक है ना, और किस बोल सकते हैं रिएक्शन के थ्रू होगा, तो आप जानते हैं वो कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो लिखा, चाइना हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड द आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर दैट कुड fuel its energy ambitions for the year to come. China's Atomic Energy Authority fired up the HL2M tokamak reactor for the first time of the 4th of December 2020. The reactor generator powered by the applying the powerful magnetic field लगा हुआ है to be contained loop of the hot plasma which can reach the temperature of the 150 million degree centigrade. 150 मिलियन आप लगा लीजिए कितना ज़्यादा होता है, मिलियन में 10 लाख होता है। अच्छा, चाइना की बात करूँ तो कैपिटल बीजिंग है, करेंसी इनकी चलती है तो युआन और रेनमिनबी और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, ठीक है ना। ये तो आपका क्या लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं अब, इन्होंने अपना जो था संविधान ही बदल दिया है। नेशनल स्पोर्ट जो ये टेबल टेनिस है, याद कर लेना चाइना का। अच्छा, ये देखो, ये है आपका वो 3 बना दिए इन्होंने अपना आर्टिफिशियल सन का, जो आपका क्या है, इनका जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये इस तरीके के 3 बना दिए। अच्छा, ये न्यूज़ आई थी, तो देखो, चाइना एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, इनका जो इस बार बना है ना, 4-5 दिन पहले की बात है, उसका नाम है ईस्ट रखा है उन्होंने। क्या रखा है, ईस्ट। और इसने जो अपना टेम्परेचर पकड़ा है, मतलब जो रीच किया है, वो लगभग किया है 101 सेकंड तक किया है 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आगे के जो आपके लगभग 20 सेकंड थे उसमें लगभग 288 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, डबल कर दिया था इसने। तो ये देख लीजिए, और ये जो टेम्परेचर लगभग 10 गुना ज़्यादा आपका है सन के टेम्परेचर से। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर बात करूँ तो आगे पढ़ने वाली चीज़ आपने ये देखनी है कि इस तरीके के केवल एक नहीं, ये 3 बना चुके। देखो, ईस्ट is the one of the 3 major domestic tokamaks that are presently being operated across the country. Apart from the, एक तो ईस्ट है आपका, एक है, दूसरा आपका कौन सा, HL2A रिएक्टर एज वेल एज द JTEXT, ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो HL2M टोकामक हो गया दिसंबर में, और JTEXT हो गया, HL2A हो गया, और ईस्ट की फुल फॉर्म लिखी हुई थी शायद से, रुक जाओ है, ईस्ट की फुल फॉर्म होगी लिखी हुई, हाँ, ईस्ट की फुल फॉर्म पूछेगा तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा, भारत का क्या सीन है भाई, तो ये देख रहे होंगे आप, न्यूज़ 2019 की है, पर अब तक बन नहीं पाया भाई, सिर्फ गप्पी मारी हुई है। तो मेड इन इंडिया जो था, रिटर्न ऑल द ओवर द लिटिल सन बीइंग क्रिएटेड इन द फ्रांस, तो ये फ्रांस के साथ हमारा क्या जॉइंट वेंचर है। तो लिखा हुआ है, PM मोदी एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन रिव्यूड द ITER प्रोजेक्ट एंड कमेंडेड द जॉइंट पार्टनरशिप इन द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसके द्वारा भारत और फ्रांस मिलकर के बनाएंगे अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे। पर अब तक इसमें कुछ न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है, तो याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पोषण अभियान इन द बजट 2021 अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। पोषण अभियान की बात करें तो ये आपका किससे रिलेटेड होता है, जो आपकी क्या होती है, माँ होती है और जो उसका नवजात बच्चा होता है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर कोशिश होती है सरकार की कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर जब तक वो क्या करती है, बच्चे को जनती है, और दूध पिलाने का जो पूरा 6 महीने तक का कार्यकाल चलता है, उस समय तक यानी कि जो पूरा खर्चा है, जो उसका पूरा रूटीन है, किस तरीके से विटामिन मिनरल्स दिए जाएंगे, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, यहाँ पे क्या करती है आपकी सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो आपका है, तो इसका इनकरेक्ट कौन सा है, तो लिखा इट हैज़ बीन मर्ज टू द लॉन्च ऑफ द मिशन पोषण 2.0, अभी कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस जो आपका था
जब आपका बजट घोषित हुआ तो मिशन पोषण 2.0 की बात की गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण है। ये आपकी राज्यसभा से आती है, और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी असेंबली का नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं होता, या कॉन्स्टिट्यूंट सीट का नहीं होता। इसमें आप राज्य का करते हैं। तो राज्य कौन सा? कर्नाटका, जहाँ से ये क्या आती है? आपकी राज्यसभा सीट से आती है। जैसे उत्तराखंड से 3 है आपके, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंटेशन उत्तराखंड का है, किसी कॉन्स्टिट्यूंट आपका सीट का है। दूसरा आता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। और इसकी कौन है? आपकी स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू जो सीरियल आता था पहले, आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था, तो उसकी ये एक्ट्रेस थी। और ये अमेठी, इनका नाम तो कोई भूल नहीं सकता क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अमेठी लोकसभा सीट जो यूपी में, ये लोकसभा से आती है, ठीक है ना, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन सी? अमेठी है। राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी 2 सीट से लड़े थे, एक अमेठी से लड़े थे जहाँ से हार गए थे, और वायनाड से लड़े थे, केरला से, जहाँ से वो जीत गए थे। अच्छा, तीसरा आता है इट विल डेवलप द प्रैक्टिसेस दैट विल नर्चर द हेल्थ, वेलनेस एंड द इम्यूनिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा अपने आप में गलत हो जाएगा। इट विल प्रायोरिटाइज द 120 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 120 नहीं है, ऐसे 112 है, तो पढ़ लेते हैं। तो एक लिखा हुआ है रिसेंटली द बजट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड that the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan have been merged to launch the Mission Poshan 2.0. This step has been taken to strengthen the nutritional content delivery, outreach and the outcome. Poshan 2.0 will focus on the overall health, well-being of the beneficiary, and the integrated approach in the delivery of the nutrition services will enforce the fight against the malnutrition. जो आपका क्या होता है? कुपोषण होता है, उससे लड़ने के खिलाफ है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको घर से लेने के लिए क्या होती है आपकी जो, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में तो 108 आ जाती है। फिर क्या होता है कि जब तक बच्चा 6 महीने तक का नहीं हो जाता तब तक शायद से सरकार कुछ इंसेंटिव भी देती है, महिलाओं को पैसे भी देती है उसके लिए। तो ये आप याद कर लेना। तो दूसरा भी सही हो जाता है। इट विल प्रायोरिटाइज 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका गलत था, वहाँ पे 120 लिखा होता है, 112 होना चाहिए था। अच्छा, आगे इट विल डेवलप द प्रैक्टिसेस दैट विल नर्चर द हेल्थ, वेलनेस एंड द इम्यूनिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, देयर बाय मेकिंग अ concerted effort toward the eradicating the malnutrition from its roots. Out of the 24,435 crore allocated to the WCD, WCD मतलब क्या होता है? तो आपका क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। एन अमाउंट ऑफ द 20,105 करोड़ हैज़ बीन असाइड टू द सक्षम आंगनवाड़ी एंड द पोषण 2.0। अच्छा, देखा आपने, देखा होगा अगर आपके आसपास आंगनवाड़ी होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर बच्चों के खाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा जिनमें पोषक तत्वों की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी मैंने बता दिया, अमेठी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमण है, इनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये आपका पोषण अभियान तो विल प्रमोट द पॉजिटिव बिहेवियर चेंज टुवर्ड इन्फेंट मतलब जो नवजात बच्चा होता है, एंड द यंग चाइल्ड फीडिंग द प्रैक्टिसेस कम से कम 6 महीने तक। अच्छा, माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है? जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये याद रखना, माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पोषक तत्वों से भरा होता है, और कम से कम 6 महीने तो बच्चे को पीना चाहिए। 6 महीने जो बच्चा होता है वो माँ के दूध पे ही क्या रहता है? जिंदा रहता है। अच्छा, बच्चे के अंदर एक आपका रेनिन नाम का क्या होता है? एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो मिल्क होता है उसके जो प्रोटीन होता है कैसिन को, वो क्या करता है? वो आपका डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो केवल दूध पे बच्चा जिंदा रहता है। लिखा हुआ है द अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द एन आवर आफ्टर द बर्थ। इसमें बताया गया कि जैसा बच्चा पैदा होता है तो 1 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए? माँ का दूध उसे मिलना चाहिए। अच्छा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, और कम से कम 6 महीने तक वो माँ के दूध पे जिंदा रहना चाहिए। माँ का दूध उसे मिलना चाहिए कम से कम 6 महीने तक कुपोषण से बचने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फ्रॉम द 6 मंथ अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 2 years, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जैसे अगर थोड़ा बहुत खाने लग जाए तो कम से कम 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। अच्छा, राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर से मनाया जाता है। याद रखना, सितंबर भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ द गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो मैं ये पूरा लिख लेता हूँ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब तो दिमाग में आ गया होगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917, ठीक है ना, 1917, क्योंकि पहला तो चंपारण था बिहार में, और ये 1917 में था। किससे रिलेटेड था भाई ये? तो ये था आपका किससे? गुजरात मिल ओनर से रिलेटेड था। तो लिखा हुआ है कि द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ द गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द गुजरात मिल ओनर्स। इट टुक प्लेस इन द 1918, हाँ 1918, मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, चंपारण हुआ था आई थिंक 1917 में।
अच्छा आगे लिखा, इट वॉज फर्स्ट टाइम गांधी जी यूज द सत्याग्रह एंड द हंगर स्ट्राइक। अच्छा कभी पूछा जाता है कि भारत में आकर पहली बार महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कब की थी, भूख हड़ताल कब की थी। गलती से चंपारण मत लिख देना, चंपारण में हंगर स्ट्राइक नहीं की थी उन्होंने। पहली हंगर स्ट्राइक 1918 के गुजरात मिल ओनर्स, जो आपका गुजरात मिल स्ट्राइक होती है वहाँ पे करते हैं। यही था, यही वो स्ट्राइक थी, मैं बता दूं यही वो सत्याग्रह था कि जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, किन से, गांधी जी से, और उनके चेले बन जाते हैं, उनके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। इट वॉज ऑर्गनाइज बाय द गांधी जी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स एंड द डियर वर्कर्स इन द अहमदाबाद। द मिल ओनर्स वांटेड टू विड्रॉ द प्लेग बोनस टू द वर्कर्स। मिल ओनर्स ने क्या कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, वहाँ पे प्लेग वगैरह की बीमारी फैलती थी ना, पहले महामारी थी, तो वर्कर्स का जो बोनस मिलता था उसको हटा दिया था। गांधी जी क्या करते हैं मजदूरों का साथ देते हैं और 35% से इंक्रीज़ करने की बात करते हैं वेगस को, वेतनमान को। और इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, फास्ट अन टू डेथ, फास्ट अन मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जिसे बोलते हैं आपका क्या, हंगर स्ट्राइक, ठीक है ना, भूख हड़ताल करते हैं, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक करूँगा, या तो फिर आप मांगो को मानो। और इसका फ़ायदा भी मिलता है, जो आपके कौन रहते हैं, मिल मालिक रहते हैं, उस जो मांग रहती है उसको मान जाते हैं। 1918 में अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द चंद्रशेखर आजाद इज आर करेक्ट। तो लिखा ही इज एसोसिएट विद द काकोरी कॉन्स्पायरेसी, जो आपका 1925 में देखने को मिली थी, तो उससे रिलेटेड थे आपके। लिखा ही स्टैब्लाइज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1925। स्टैब्लाइज तो किया था, फाउंडिंग मेंबर थे आपके HSRA के, पर 1925 में नहीं था, वो 1928 में था। अगर मैं बोलूँ आपका, तो जैसे 1924 में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड होता है, जिसमें आपका सचिंद्रनाथ सान्याल होते हैं, सचिंद्र सान्याल हो गए, आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो ये रहते हैं। और उस समय नए रिक्रूटर रहते हैं आपके, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये रहते हैं। पर बाद में जाके जब क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, काकोरी कांड से रिलेटेड जो रहता है, तो तब जाके 1928 में 4 साल बाद इसका नाम बदल के HSRA कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उस समय जो फाउंडिंग मेंबर रहते हैं वो भगत सिंह भी रहते हैं, किसके, HSRA के। तो जो सेकंड वाला वो गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडिंग स्टैब्लाइज तो किया था, पर 1925 नहीं, 1928 में किया था। तो आंसर होगा वो जो करेक्ट है वो पहला वाला है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा, चंद्रशेखर आजाद वाज बोर्न ऑन द 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे। ये 22 साल के थे जब इन्होंने खुद को गोली मार दी थी, और 21 साल के थे आई थिंक, कौन आपके 1907 में पैदा हुए थे भगत सिंह। 21 साल की उम्र में क्या हो गई थी, फांसी चढ़ गए थे। तो भावरा विलेज से थे, मध्य प्रदेश से थे। ही ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। सेम आप देखोगे ना, चाहे आप लेजेंड ऑफ भगत सिंह देख लेना या चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड कोई भी कहानी सुनना, रेवोल्यूशनरी पैदा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद होता है। 1920 में होता क्या है कि उस समय गांधी जी बोलते हैं कि सारे लोग मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे साथ आए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पर हो क्या जाता है, तब तक कांड हो जाता है। 1922 में आपका क्या होता है, आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है। और गांधी जी तो चलते किसके उस पर थे, रास्ते पे चलते थे, तो वो चलते सत्य और अहिंसा के रास्ते पे। दूसरा था अहिंसा, नॉन वायलेंस। पर चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, वायलेशन हो जाती है, वो विड्रॉ कर देते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उस टाइम पे, बच्चे तो बोलेंगे 14-15 साल के रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो ये काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। और फिर ये रास्ता अपनाते हैं किसका, रेवोल्यूशनरीज का, रेवोल्यूशन वाला रास्ता अपनाते हैं कि बोल के मार तोड़ के लेंगे, बोल के अब तो मार तोड़ के ही लेंगे आज़ादी। तो ये बात होती है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द एज ऑफ द 59 वाज अरेस्टेड बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। When produced by the magistrate, he proudly announced his name। तो जब छोटा सा बच्चा 15 साल का मैजिस्ट्रेट पूछता है भाई नाम क्या है तेरा, तो वो जाते हैं कि मेरा नाम, बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, आज़ाद है। और फादर का नाम पूछते हैं तो वो स्वतंत्रता बता देते हैं। और बोलते हैं भाई कहाँ से, तो वो बताते हैं मैं तो जेल में रहता हूँ। इट वॉज देन गिवन द नेम ऑफ द आज़ाद। इसी के बाद उनका नाम क्या रख दिया जाता है, आज़ाद रख दिया जाता है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओइंग टू द वायलेंस ऑफ एट द चोरी चोरा इंसिडेंट। जब हो जाता है 1922 में, तो एक चौकी को जला दिया जाता है चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में, और कई सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जिसका विरोध आपका महात्मा गांधी करते हैं और विड्रॉ कर देते हैं आपके किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ही ज्वाइन द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1924 में हिस्सा बनते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पायरेसी विच वर द काकोरी ट्रेन रॉबरी कंडक्टेड बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द 1925। चलो आगे चलते हैं। अच्छा आगे लिखा हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द चंद्रशेखर आजाद एंड हिज कलीग्स इन द 1928 एट द फिरोजा कोटला, न्यू दिल्ली में उन्होंने सेट किया था। फिरोजा कोटला मैदान आपका देखा होगा आपने। ही वॉज इन्वॉल्व इन द शूटिंग ऑफ द JP साउंडर्स 1928 में, जब क्या होता है JP साउंडर्स को गोली मार दी जाती है, तो ये भी कह रहे थे वहाँ पर रहते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन द 1926 अटैम्प्ट टू ब्लो द वायसराय ट्रेन एंड साउंडर्स शूटिंग इन द 1928। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिसीव द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड कन्फर्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस कैटेगरी। तो ये मिला आपको पंचायती राज को, करंट का क्वेश्चन है तो मैं पढ़ लेता हूँ इसके बारे में। लिखा हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज, तो इसके मिनिस्टर जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके पास देखो उनके पास आई थिंक फैमिली वेलफेयर भी है, एग्रीकल्चर भी उन्हीं के पास है, हाँ एग्रीकल्चर भी उन्हीं के पास है, और आपका पंचायती राज भी उन्हीं के पास है, ठीक है ना, और हाँ किसान वेलफेयर भी उन्हीं के पास है, ये आपने याद रखना है। तो रिसीव द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड कन्फर्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस कैटेगरी। द मिनिस्ट्री रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द IT led initiative for the transformational and reforms leading to the outcome based performance improvement, better transparency and the strengthening the e-governance in the पंचायती राज इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है 24 अप्रैल से मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, आई थिंक 24 अप्रैल इस दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायतों को कितने विषयों पर पावर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब कितने विषयों पर, यानी कि कितने विषयों पर क्या है कानून बनाने की शक्ति दी गई, तो 29, और म्यूनसिपैलिटीज़ को 17 पे मैंने बताया था आपका, ठीक है ना। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1922 का। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल इनसे रिलेटेड है। अच्छा चलिए, द लॉन्च एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व सर्वे ऑफ द विलेज एंड द मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज स्कीम हैव बीन वन ऑफ द माइलस्टोन। अच्छा किसके लिए मिला, तो स्वामित्व स्कीम के लिए मिला है। स्वामित्व ये नई स्कीम है, इसमें क्या होता है सर्वे किया जाता है ड्रोन्स के द्वारा विलेजेस का, और जो मैपिंग की जाती है किनका, जो आपके क्या होते हैं लैंड्स होती हैं, जो खेती बाड़ी वाली जगह होती है कि कितना किसका है कितना किसका है। तो लिखा स्वामित्व स्कीम एम टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया इंगेजिंग द लेटेस्ट ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी। किसका इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिमार्केटिंग द इनहेबिटेड लैंड इन द रूरल एरिया। Under the Swamitwa scheme, the first ever exercise undertaken to carry out a property survey of the all villages to provide a record of the right to millions of the rural property owners of the inhabited areas by the issuing the property card to them for their immovable residential property. आगे लिखा हो, the ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स approved during the ग्राम सभा are the enter to the planning module of the e-gram swaraj where the resources envelope is also made available in order to strengthen the e-governance in the Panchayat Raj institutions and e-gram Swaraj application has been developed with the amalgamating the functionalities of the currently available application in the Panchayati Enterprises Suites PES under the e-Panchayat Mission Mode Project MMP। अच्छा कौन कौन से आपके रिलेटेड है, तो आर्टिकल 1 तो 40 पे इसका जिक्र मिलता है पंचायती राज का फॉर्मेशन का, और आर्टिकल 243A to O 243A to O 243O यहाँ तक आपका किससे रिलेटेड है, पंचायत राज से रिलेटेड है। द ट्रेनिंग ऑफ द ऑल ऑडिटिंग बॉडीज इन द स्टेट हैज बीन हेल्ड एंड द करंटली ऑनलाइन ऑडिट ऑफ द अबाउट 70,000 ग्राम पंचायत अंडर वे चल रहा है। 70,000 ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आती है स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। ऑडिट ऑफ द 9,900 ग्राम पंचायत ऑफ द तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड गोवा हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीट। इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया किसका, आपका मैपिंग का, ठीक है ना। अच्छा फ्रॉम 2021-2022 100% ग्राम पंचायत हैव बी ऑडिटेड यूजिंग द ऑडिट ऑनलाइन। इसके थ्रू कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं जमीनों का अपने जगह का। ग्राम मानचित्र इज अ स्पेशल planning application for the facilitating and the supporting the gram panchayat user to perform the planning at the gram panchayat level with the use of the geospatial technology, Ministry of the पंचायत राज नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना। तो ये थी आपकी न्यूज़। स्वामित्व योजना की बात करें, लॉन्च ऑन द नेशनल पंचायती राज डे ऑन द पायलट बेसिस ऑन द 6 स्टेट में। तो पायलट बेसिस पे इस्तेमाल किया गया था, इसका स्टार्ट किया गया था इसे 6 स्टेट्स में। पायलट बेसिस होता है कि देखेंगे, पायलट बेसिस होता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्या होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कम समय के लिए होता है। देखा जाता है कि जो ये योजना है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बेहतर वे में हो रहा है, यानी कि बोल सकते हैं एक अच्छे लहजे में हो रहा है और बेहतर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये होता है पायलट बेसिस में बोलना, या पायलट प्रोजेक्ट इन्हें बोला जाता है। अगर देखा जाता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसके स्कीम का, तो उसे हटा दिया जाता है फिर। तो पायलट बेसिस अगर याद रखना, तो ये क्या होता है आपका कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। देखा जाता है इसका रिजल्ट ओरिएंटेशन किस प्रकार का है, क्या ये सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है तो कैरी ऑन करते हैं, अनसक्सेसफुल है तो रोक देते हैं। अच्छा लेकिन मैपिंग देखो, मैपिंग ऑफ द रूरल इनहेबिटेड लैंड थ्रू द ड्रोन्स एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मतलब क्या करना था, मैपिंग करनी थी उस जगह की ड्रोन्स के द्वारा। टाइटल डीड टू इश्यू द बेसिस ऑफ द मैपिंग, स्वामित्व टू पीपल थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, सेटिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन द रूरल इंडिया, स्ट्रीमलाइनिंग द रेवेन्यू कलेक्शन, द प्लानिंग। तो ये स्वामित्व योजना थी। तो ये हो जाते हैं आपके 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन खत्म। पहला जो पार्ट था उसमें मैं 1 से लेकर 10 तक ही करा पाया था, मैंने बताया था समय ज़्यादा लग गया था।
और इस बार तो समय ठीक ठाक ही लगा, 40 मिनट के अंदर आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जो PDF होगा वो मैं साथ में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने जो PDF बनाया था वो 20 क्वेश्चन के लिए बनाया था, पर समय क्योंकि ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया था। तो PDF आपको एक ही मिलेगा, उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और तो ये याद रखना कि PDF का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, इसमें लगभग अभी 110 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप में भी आपका क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। जो हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ बच्चा है वो वहाँ से देख सकता है। यूट्यूब में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है बाई चांस, अगर यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, पर मिल जाएगा, क्योंकि बेल आइकन वहाँ पे रहता है बना हुआ, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं और नोटिफिकेशन क्लिक करना, तो मिल जाता है। 90% चांस है। पर अगर मान लो कि 10% चांस है नहीं मिल रहा आपको नोटिफिकेशन, तो टेलीग्राम पर आप उस वीडियो का लिंक भी आपको तुरंत मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।